भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में इस समय काफी ज्यादा तनाव देखा जा रहा है और ऐसे में भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन बांग्लादेश के ऊपर लिया गया है, जिसके तहत पूरी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बांग्लादेश के ऊपर बैन लगा दिया गया है। नोबेल लॉरिएट साहब ने किया क्या है, हरकतें इनकी क्या है? इन्होंने पहले तो हिंदुओं पे अत्याचार कराया, मरवाया लोगों को, दंगे कराए, और अब बोलते हैं कि वो रिलीजियस वायलेंस थोड़ी थी, वो तो पॉलिटिकल वायलेंस थी। अच्छा, इस्कॉन का मंदिर जलाना कौन सी पॉलिटिकल वायलेंस होती है? मुझे ये नहीं समझ में आया। भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को दोनों देशों के बीच सीमा पर बाढ़ के चलते बढ़ते तनाव को लेकर तलब किया है। एक तरफ बांग्लादेश के उच्च अधिकारियों को तलब किया जा रहा है, डिप्लोमेट्स को तलब किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के सीमा पर विवाद है वो भी चल रहा है भारत के बीएसएफ और उनके बॉर्डर गार्ड्स के बीच में, और तीसरी तरफ इसी सब के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगा दी गई है पूरी पाबंदी। यानी कि शायद प्लान ये भी हो कि जो इनके अम्मी अब्बू हैं जो इनको लाए थे वो पूरी तरीके से कुर्सी से उतर ही जाएं, जब ट्रंप बैठ जाए कुर्सी पे तब तक का इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन बांग्लादेश बदतमीज, बांग्लादेश ठहरा यही पाकिस्तानियों का खून, डीएनए तो वही है, माने नहीं। तो भारत ने जो काम बाद में करना था वो अब करना चालू कर दिया है और पूरे जोरों शोरों से करना चालू किया है। इसीलिए ये स्थिति आज बनी है कि बांग्लादेश ये वही गुब्बारा है जिसको एक सुई मारो और ये फट जाएगा, लेकिन तब तक ये बहुत ऊंचा उड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरुल इस्लाम को दोनों देशों के बीच सीमा पर बाढ़ के चलते बढ़ते तनाव को लेकर तलब किया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। ये घटनाक्रम बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किए जाने के एक दिन बाद हुआ है। जहांगीर आलम चौधरी के मुताबिक संघर्ष 5 क्षेत्रों में सामने आए हैं, जिनमें उत्तर पश्चिमी चपर नवाबगंज, नौगांव, लाल मोनिरहाट और 3 बीघा कॉरिडोर शामिल है। वहीं एक दिन पहले सीमा पर बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया था। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन ने ढाका में प्रणय वर्मा के साथ मुलाकात की और हाल ही में सीमा पर हुए तनाव को लेकर बांग्लादेश सरकार की ओर से गहरी चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बोलूं या एडवाइजर बोलूं, वही मोहम्मद यूसुफ, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। हालांकि पीस प्राइज के नाम पर एक कलंक बन चुके हैं अब, और एक नोबेल कमेटी का एक रूल भी है कि पीस प्राइज वापस नहीं लिया जाता। नोबेल लॉरिएट साहब ने किया क्या है, हरकतें इनकी क्या है? इन्होंने पहले तो हिंदुओं पे अत्याचार कराया, मरवाया लोगों को, दंगे कराए, और अब बोलते हैं कि वो रिलीजियस वायलेंस थोड़ी थी, वो तो पॉलिटिकल वायलेंस थी। अच्छा, इस्कॉन का मंदिर जलाना कौन सी पॉलिटिकल वायलेंस होती है? मुझे ये नहीं समझ में आया। और पॉलिटिकल वायलेंस का है कि अगर उस पॉलिटिकल वायलेंस में सिर्फ हिंदू मर रहे हैं तो कौन सी पॉलिटिकल वायलेंस होती है भाई? एक पार्टी कौन सी ऐसी जिसको सिर्फ हिंदू सपोर्ट करते हैं? जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जी का शपथ लेने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी बौखलाहट या घबराहट बढ़ती जा रही है यूएस गवर्नमेंट की। वहां पे एक सेल्फ मतलब प्रोक्लेम्ड एक स्टेटमेंट दे दी, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है मीडिया की खुद ही बुलवा ली, और उसमें स्टेटमेंट भी खुद ही बना के दे दी, ना कि कोई ऐसा कोई ग्रुप है जो कि इसको प्रॉपर छानबीन करके दे रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जी पूरा जो वायलेंस हुआ है उसमें जो भी नुकसान हुआ है या जो भी लोग मरे हैं या जितने भी आर्जनी हुई है, जाल इसमें मतलब नुकसान हुआ है दुकानों का, मंदिरों का, ये जितना भी हुआ है जिसमें हेट्रेड हुआ है, एक रिलीजियस कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी पे अत्याचार करा है और उनके वायलेंस करा है, और मतलब उनका नुकसान करा है, तो वो कम्युनल कैटेगरी में आता है। जबकि पॉलिटिकली क्या होता है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर गेन्स को हासिल करने के लिए दो गुटों के बीच में झगड़ा करवाते हैं। तो किसी भी एंगल से देख लो,
तो मैं तो कहूंगा चलो चलो मान लेते हैं जी उनकी बात पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, मान लिया हमने पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, तो पॉलिटिकली मोटिवेट करा किसने? जो कि बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल मंडी द्वीप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, 450 से ज्यादा उद्योगों का घर है। यहाँ से बांग्लादेश को हर साल लगभग 800 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात होता है। इन सामानों में कपास, दवाएं, ट्रैक्टर, ऑटो पार्ट्स और स्टील फर्नीचर जैसे उत्पाद शामिल है। लेकिन अब मंडी द्वीप के उद्योगपतियों ने बांग्लादेश को ये निर्यात पूरी तरह से रोकने का फैसला किया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का 70 से 80% सामान भारत से आता है, मंगाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व और एशिया के कुछ अन्य देश में भी भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इस फैसले का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मंडी द्वीप के उद्योगपतियों का मानना है कि यह एक तरह से बांग्लादेश को आर्थिक झटका देने की कोशिश है। मंडी द्वीप की इस कदम को देखकर मध्य प्रदेश के दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के उद्योगपति भी बांग्लादेश को निर्यात रोकने पर विचार कर रहे हैं। ये फैसला दिखाता है कि भारतीय उद्योगपति अपने राष्ट्र और सांस्कृतिक हितों वो माइनॉरिटी मतलब कम्युनिटी का हुआ है। अब जैसे बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं या सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ और कम्युनिटी के भी लोग हैं, इन्होंने लगभग 2000 से ज्यादा रिपोर्ट्स लिखवाई थी वहां पे, जो कि ऑफिशियल फिगर्स की जो ऑफिशियल फिगर से कई गुना ज्यादा आगे है। ऑफिशियल फिगर्स जो है वो उनके थे जी 1500, 1600, 1700 रुपए हुए हैं, जबकि इन लूटमार करना, औरतों के साथ बदतमीजी करना, रेप्स के इंसिडेंसेस है, मॉलेस्टिंग के इंसिडेंसेस है, मतलब इतना कुछ गलत काम वहां पे हो चुका है कि जिसकी शायद गिनती भी पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो पा रही है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए हैं अभी तक। लोग डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर रहे या शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं कर रहे, या उनकी रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन है लिख ही नहीं रहे हैं कि पूरी तरीके से इसके बारे में पूरी लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर, पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो वो या कम्युनल हो, इसके सारे दोनों चीजों के करता आप ही की वजह से सब कुछ हुआ। वहां पे आपको ही सिलेक्ट करा गया था, पहले से ही तय था कि आप जैसे ही यहाँ पे गड़बड़ी होगी, चाहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीकों से या कम्युनल तरीकों से, उसमें आप ही को एज ए इंटर्न गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, शेख हसीना को इस कंट्री से कूक करके यहाँ से भगा दिया जाएगा। ये पहले से ही तय था। तो उसमें ये बोलने का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकली था या कम्युनल था जो करा आप चुके हैं। और देखिए हर एक कंट्री, कोई भी कंट्री बेवकूफ नहीं होता, हर एक का खुफिया तंत्र जो होता है ऐसी जगह की अंदर ही अंदर की पूरी जानकारी निकाल लेता है। तो वैसे ही उसी तरीके से जो वेस्टर्न लॉबी है या जो आने वाले डोनाल्ड ट्रम्प जो 20 तारीख को शपथ लेंगे, उनकी जो खुफिया तंत्र है उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल ली। ये जितना भी इसको छुपाने की कोशिश करें छुपा नहीं पाएंगे, हकीकत उन लोगों के सामने है। हाँ, वो अपने कार्ड अभी नहीं प्ले कर रहे, वो कार्ड अपने 20 तारीख के आने के बाद जब वो अपने प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे उसके बाद वो कार्ड बांग्लादेश के बारे में प्ले करेंगे। और मोहम्मद यूसुफ को इसी बांग्लादेश को पूरी तरह से नाक कान गर्दन मरोड़ने की तैयारी चालू कर दी गई है भारत के द्वारा। और सिर्फ भारत के द्वारा ही नहीं, चीन भी यही चाहता है। चीन का भी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट खा के बैठा है ये मक्कारों का देश। चीन को भी इन्होंने कुछ नहीं रिटर्न में दिया, भारत को भी इन्होंने अभी तक क्या, पहले भी शेख हसीना के टाइम पर भी भारत को इन्होंने कुछ रिटर्न दिया। बस ये था कि ये चुप बैठते थे और भारत इनको जो है वो पालता पोसता था, वरना कुछ नहीं किया इन्होंने। भारत के लिए क्या कर दिया? चीन के लिए भी कुछ नहीं किया, अमेरिका के लिए भी कुछ, किसी के लिए इन्होंने, ये मतलब काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, किसी काम के नहीं। एक देश आप मुझे बता दीजिए जिसके काम आया हो बांग्लादेश किसी भी कालखंड में, हो ही नहीं सकता। पिछले जब से 71 से ये बना है, ऑलमोस्ट 55 साल होने को आए हैं, 54 साल, कुछ नहीं किया, किसी का काम नहीं आया। अमेरिका लाया था कि शायद हमारे काम आएंगे, किसी काम नहीं आया। अपनी दिमाग खराब काम है ये, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, बात अब ये है कि स्थिति बांग्लादेश की काबू से बाहर चली जा रही है। स्थिति जो है, इकोनॉमी भी नहीं संभल रही, कुछ नहीं संभल रही। उम्मीद क्या है इनको कि हम जिहाद का नारा फूंक दें। देखो क्या होता है ना कि एक कोई कंपनी है, अच्छी चल रही थी, वो थोड़ी सी लड़खड़ाई, वो कंपनी शायद संभल जाती, जो जिसने उस कंपनी को इतने दिनों में खड़ा किया है, जिसने बड़ा किया था, तो वो थोड़ा समय लगता, लड़खड़ाती कंपनी तो उसको समय लगता, थोड़ा समय लगता, लेकिन वो उस चीज़ से उसको उभार के ले जाता। क्या किया, बाकी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने उसी आदमी को निकाल दिया, नए आदमी को ले आए,
जो एग्जिस्टिंग आदमी था उसको 2-4 साल लगते इसको सुधारने में। अब बाहर से आया जिसको इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, वो क्या संभालेगा? वो तो 10 साल में 20 साल में भी नहीं संभाल पाएगा। अब वो आड़े तिरछे इधर उधर, उसके उसमें खोपड़ी आंखें बंद, आंखों पट्टी बांध दी जाए ना, या किसी बंदर के हाथ में बंदूक दे दी जाए तो इधर उधर फायर करता है। सेम टू सेम वही हालत वहां पे हो रही है।